नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 17वें क्लास और सामान्य अध्ययन यानी कि गर्व श्रृंखला के 56वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम है? पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था साथियों 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसी के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस कानून के अंतर्गत इस कानून का दूसरा नाम है मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसको बनाने वाले दो लोग थे। मॉन्टेस्क्यू जो उस समय भारत सचिव थे, मॉन्टेस्क्यू जो उस दौरान भारत सचिव थे, हमारे देश के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस कानून को बनाया, इसलिए इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। दूसरी बात साथियों, जो मॉन्टेस्क्यू थे भारत सचिव, इन्होंने 20 अगस्त 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा पत्र तैयार किया था। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र जारी हुआ था 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र, यही घोषणा पत्र आधार बनता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का। इसी अधिनियम में कहा गया था कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और 1926 में इसका गठन होता है। गठन कब हुआ है? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 1926 में। ये बात याद रखिएगा। कौन से आयोग की सिफारिश पर? ये तो अधिनियम हुआ ना, इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था गठन, लेकिन आयोग कौन सा था? तो उस आयोग का नाम है साथियों रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन यानी रॉयल आयोग की सिफारिश पर, रॉयल आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, इस आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली, यानी कि लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन 1924 में जिसका गठन हुआ था, इस आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधीन में। और कब? तो 1926 में। और साथियों, ये हमारे भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, तो अनुच्छेद अनुच्छेद साथियों अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का गठन है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 312 में लिखा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन में राज्यसभा को विशेष अधिकार। अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अनुच्छेद 370 आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, बचपन से सुनते चले आए। अनुच्छेद 370 इसका इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अभी निरसन हो गया है साथियों। इसके बाद विभिन्न राज्यों से संबंधित भी एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371, इसमें भी साथियों अनुच्छेद 371 में लिखा गया है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, इसके संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। इसके बाद 371 के अंतर्गत साथियों अनुच्छेद 371 ए है, जिसमें नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 371 बी में असम के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 371 सी में मणिपुर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ये क्रमशः आपको याद करना है। 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में विशेष प्रबंध किया गया है। 371 ई में साथियों आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में विशेष वर्णन अनुच्छेद 371 ई में है। उसके बाद साथियों 371 एफ में है सिक्किम के बारे में विशेष उपबंध। सिक्किम के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? 371 एफ में है। उसके बाद साथियों 371 जी, एच और आई, ये तीनों एक साथ सम्मिलित हुए हैं। इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में विशेष उपबंध है 371 GHI। और लास्ट में सबसे नवीनतम और अंतिम है 371 जे। कर्नाटक को विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 371 जे में। ये पूछा गया कई बार इस संविधान संशोधन से अंठानवेवा संविधान संशोधन से अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया, जिसमें कर्नाटक को विशेष उपबंध का दर्जा दिया गया, विशिष्ट प्रावधानों को शामिल किया गया कर्नाटक संबंधी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशिष्ट प्रावधानों वाला अनुच्छेद है, राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान वाला अनुच्छेद है 371 और 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित। आगे देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है। तो देखिए साथियों इसीलिए हमने पूरा 371 जे तक कर लिया है। 371 जे तक वर्तमान में है 98वां संविधान संशोधन से, जिसमें ख है साथियों असम के बारे में। 371 ख यानी 371 बी असम के बारे में विशिष्ट प्रावधान विशेष उपबंध किया गया है। चौथा प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे देश का कोई भी हमारे देश के संविधान का प्रमुख पद है, केंद्रीय पद है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो, चाहे निर्वाचन आयोग में नियुक्ति हो, चाहे मिनिस्टर्स की नियुक्ति हो, सारी नियुक्ति साथियों हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश में संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका का हेड जो होता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो नियुक्ति करता है। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न भारत का संविधान निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हमारे देश में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 325 को भी याद रखिएगा। धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर वोट डालने से किसी को नहीं रोका जाएगा, मतदाता बनने से नहीं रोका जाएगा किसी को भी इस आधार पे। ये बात लिखा गया 325 में। जैसे आप याद करिए साथियों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 और 325 एक जैसे हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग जन्मस्थान वंश परंपरा के आधार पर भेदभाव से निषेध है और 325 में धर्म जाति और लिंग के आधार पर वोट देने से रोका गया है। मतलब इस आधार पर वोट देने से किसी को रोका नहीं जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 325 326 में लिखा गया साथियों वयस्क मताधिकार यानी वोट देने की आयु क्या है। तो आरंभ में साथियों वोट देने का अधिकार 21 वर्ष न्यूनतम था, 21 वर्ष न्यूनतम। फिर 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में मतदाता की आयु 18 वर्ष सुनिश्चित की गई। तो वर्तमान में 18 वर्ष मतदाता की आयु है। अनुच्छेद 326 में यह बात लिखा गया है। अगर पूछे कि वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है, तो आप उत्तर करिएगा कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसको विधिक अधिकार भी कहा जाता है, जिसको लीगल राइट भी कहा जाता है साथियों। कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या लीगल राइट है वोट देने का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। क्या पदावधि है, मतलब इनका आयु कितना होता है, इनका एज कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों एक ही शब्द है, मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहिए, उनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। मान लेते हैं अगर 64 साल पर कोई व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है तो 65 साल पूरा करते ही वो रिटायर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 35 साल पर नियुक्त हो गया, उसकी उम्र 35 वर्ष थी, तो वो नियुक्त हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो साथियों 6 वर्ष काम करेगा, यानी कि 35 से 41 साल का होगा तो वो रिटायर हो जाएगा। यानी किसी भी दशा में 6 साल से ज्यादा नहीं और 65 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं रह सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में थोड़ी बात देखिएगा साथियों। हमारे देश के फर्स्ट जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम सुकुमार सेन हमारे देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, जिसको साथियों सीईसी भी कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन जो कमीशन है साथियों, निर्वाचन आयोग है हमारे देश का, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसके बारे में कुछ बात देखिएगा। इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 324 में है
और और इसमें एक एक मुख्य आयुक्त होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में जैसे हमारे देश के प्रथम सीईसी सुकुमार सेन थे, वैसे वर्तमान में सीईसी कौन है? तो वर्तमान में सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार साहब। ज्ञानेश कुमार हमारे देश के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 2 अन्य कौन लोग हैं? इनको भी याद रखिएगा। हमारे देश के 2 अन्य, मतलब हमारे देश के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, सुखवीर सिंह संधू साहब, सुखवीर सिंह सुखवीर सिंह संधू सुखवीर सिंह संधू और दूसरा नाम विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। 2 नाम याद रखें। चुनाव आयुक्त 2 लोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ऐसे साथियों एक बार पूछा गया है कि महिला, हमारे देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो बी.एस. रमादेवी। बी.एस. रमादेवी नाम याद रखेंगे। बी.एस. रमादेवी। बी.एस. रमादेवी हमारे देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। अगर पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था संविधान के अंतर्गत। और इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 25 जनवरी को हर साल। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत का मतलब उनको डिसमिस करना, उनको पद से हटाना। कुछ शब्द होता है साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है आम नागरिकों में, आम लोगों में, मतलब जो पढ़ाई नहीं किया, जो जानकारी जिसको नहीं है। अखबार में निकला कि फला साहब सस्पेंड हो गए, तो लोग सोचते हैं कि सस्पेंड होने का मतलब उनकी नौकरी चली गई। ऐसा नहीं है। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। कुछ समय के लिए लंबा हो गए अपने ड्यूटी से, फिर वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। सवेतन बहाल हो सकते हैं या बिना वेतन के बहाल हो सकते हैं। दूसरा होता है डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है कि नौकरी से निकाल दिया जाना। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए उनकी नौकरी बाधित हो गई है और वो कुछ लंबा हो गए हैं, लंबित हो गई है उनकी नौकरी। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंड का मतलब ये नहीं हुआ कि नौकरी चली जाएगी। डिसमिस का मतलब होता है नौकरी चला जाना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर हमारा होगा साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ रहा है तो बी उत्तर हो जाएगा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। बी उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त या हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस करके और पूर्ण बहुमत से, 2/3 पूर्ण बहुमत से विधेयक पारित करके तब इस पद को पदच्युत किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, इसका कुछ कार्य होता है। क्या क्या कार्य होता है? पहला यही कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, और दूसरा इनको चिन्ह प्रोवाइड कराना, इनको प्रतीक या चिन्ह इनका प्रोवाइड कराना। अगला इनका कार्य होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति 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 उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, प्रांतों में भी, राज्यों में भी विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराना। और साथियों, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देना, ये भी काम होता है। और मतदाता सूची तैयार कराना, मतदाता सूची तैयार कराना, ये वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों एसआईआर की विशेष प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। तो मतदाता सूची से संबंधित है, गहन परीक्षण पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का। तो इसमें कुछ बात याद रखिएगा, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान में। फॉर्म 6 का संबंध साथियों मतदाता सूची में नए वोटर को जोड़ने से, जो 18 साल के ऊपर के हुए हैं, वो नए वोटर को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। इसी प्रकार से फॉर्म 7 होता है साथियों, फॉर्म 7 होता है नाम डिलीट करने के लिए, जिसका 2 जगह नाम चढ़ गया साथियों, 2 जगह नाम चढ़ गया है, या फिर जो है गलती से 2 जगह उनका नाम है, या फिर किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम काटना फॉर्म 7 में होता है।
फॉर्म 8 के तहत साथियों संशोधन होता है। मतदाता सूची में किसी का नाम, जन्म तिथि, फोटो कुछ भी गड़बड़ है तो उसमें संशोधन होता है। तो ये तीनों को याद रखिएगा। ये मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के जिम्मे रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल चुनाव का संचालन करना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन करना है। तो उत्तर हो जाएगा डी। क्या है? विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना है। नहीं साथियों, विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना इसका कार्य नहीं है, ये विधायिका का कार्य है साथियों, विधायिका का कार्य है। 10वां प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श से। निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी भी संसद को, मतलब सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अयोग्य डिक्लेयर किया जा सकता है। कब? जैसे मान लीजिए साथियों, कोई ए सांसद है, वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। चुनाव जीतने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव वो जीत गया और जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला गया। तो जब दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसने दल बदल कर दिया। तो दल बदल कानून हमारे भारतीय संविधान के संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल करने वाला कोई भी विधायक या सांसद उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा। तो चुनाव जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते। चुनाव जीतने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। बाद में चुनाव जीतने के बाद आप जीत कर आए किसी और पार्टी से, और फिर चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है तो हॉर्स राइडिंग के तहत, यानी उस पार्टी से आप बिक करके मंत्री पद के लालच में या पैसों के लालच में अपने जिस पार्टी से जीत करके चुनाव आए उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो ऐसा करते ही निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपको अयोग्य घोषित कर देंगे, यानी कि आपने जो चुनाव जीत करके आप आए हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधि का अधिकार है। कैसे? तो अनुच्छेद 326 से, अनुच्छेद 326 में लिखा गया है वयस्क मताधिकार। तो वोट देने का अधिकार साथियों विधि का अधिकार है, लीगल राइट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 से मतदाता की आयु अनुच्छेद 326 में संशोधित करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति और लिंगदोह समिति, दो समिति जरूर याद रखिएगा। लिंगदोह समिति और दिनेश गोस्वामी समिति दोनों का संबंध निर्वाचन में सुधार से संबंधित है, लेकिन पता नहीं सुधार होता है कि नहीं होता है साथियों। लिंगदोह कमेटी की सिफारिश थी कि लिंगदोह कमेटी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? अभी कमेंट करके आप बताइए, क्या लिंगदोह कमेटी की सिफारिश को या किसी भी समिति की सिफारिश को निर्वाचन के सुधारों में लागू किया गया है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। उत्तर क्या करेंगे? बी एस रमादेवी। अभी हमने पढ़ा बी एस रमादेवी हमारे देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, और देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन साहब, और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार साहब। उनके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू साहब और डॉक्टर विवेक जोशी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है? 3 सदस्यीय मतलब कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके सहयोग में रहेंगे। 1989 में ये कार्य किया गया था। 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग घोषित किया गया, बनाया गया। निर्वाचन आयोग साथियों समय समय पर सुधार करता है अपने अंतर्गत और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में परिवर्तन होता रहता है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम छह नहीं साथियों, कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और 4 राज्यों में उसको चुनाव जीत लड़ना होता है। देखिए, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो और कम से कम 4 राज्यों में विस्तारित हो। 4 राज्य में, किसी भी 4 राज्यों में अगर विस्तारित होगा, उसके प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे
और 6% वोट पाएंगे साथियों, लीगल वोट का 6% वोट पाएंगे, तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो पार्टी होती है, जो दल होता है, चुनाव जो लड़ने वाली पार्टी दल होती है, हमारे देश के राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय, दो दल नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत दो गुट बना लिया जाता है, दो अलायंस बना लिया जाता है, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, और समर्थन से सरकार बनती है राज्यों में या केंद्र में। तो बहुदलीय व्यवस्था है, उसी के तहत तीन प्रकार की पार्टियां होती हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी, और एक को बोलते साथियों राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, और एक गैर गैर राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी। इसका मतलब हुआ साथियों, समझ लीजिए आप रैंकिंग से, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, तीन ग्रेड की पार्टी होती है। राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में है 6, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है साथियों, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और 1 2 3 4 5 हुआ साथियों। इसके अलावा आम आदमी पार्टी। ये वर्तमान में आज के डेट में वीडियो बन रहा है साथियों 22 जनवरी 2026 को, तब 6 पार्टियां हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी। ये हैं 6 पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसमें साथियों पहले 9 पार्टियां थी, लेकिन 3 को राष्ट्रीय दर्जे से हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 है। अगला देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक भी थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। साथियों इसका गठन किया था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी संस्थापक सदस्य थे, लाल कृष्ण आडवाणी। ये साथियों इसका पूर्व संस्थान, इसका पूर्व संगठन जनसंघ के संस्थापक थे। जनसंघ के संस्थापक, पूरी बात ध्यान पूर्वक देखिएगा, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ पार्टी का गठन किया था, और उसी में सदस्य थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। इन लोगों ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, और प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी का नाम इनके आशुतोष मुखर्जी। परीक्षाओं में रहा है, इतिहास और संविधान दोनों विषय में, इस नाते हम चर्चा कर रहे हैं। आशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के साथियों न्यायाधीश भी रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति। साथ ही साथ साथियों 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो ढाका विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंगाल में एक ही विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण एक अलग विश्वविद्यालय के गठन के लिए 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, इसी की अध्यक्षता में साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी सदस्य थे, और माइकल सैडलर इसका अध्यक्ष था। सैडलर कमीशन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित एक आयोग था। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक बी उत्तर भीमराव अंबेडकर साहब।
भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1936 में भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की शुरुआत की थी। इसके संस्थापक रहे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह क्या होता है साथियों? दबाव समूह एक ऐसे संगठन को कहा जाता है जो स्वतंत्र चुनाव नहीं लड़ते हैं, स्वतंत्र चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी पार्टी को अपना सपोर्ट कर देते हैं, समर्थन दे देते हैं और इनका कुछ व्यक्तिगत या सार्वजनिक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उस प्राप्ति के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं और उस पार्टी पर दबाव डाल करके, सरकार पर दबाव डाल करके, ग्रुप बना करके अपने मांग को पूरा कराते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? देखिएगा, लोकसभा के सदस्य दबाव समूह नहीं है साथियों, राजनीतिक दलों के ये मेंबर होते हैं जो चुनाव जीत कराते हैं। पंचायत के सदस्य भी नहीं होगा, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होगा। मजदूर संघ, मजदूर संघ साथियों, ट्रेड यूनियन हो गया या फिर किसी पार्टी का संगठन हो गया, जैसे एक होता है साथियों एबीवीपी का नाम सुने होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, ये साथियों हिंदू युवा वाहिनी हो गया, हिंदू युवा वाहिनी हो गया। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा बजरंग दल हो गया, बजरंग दल हो गया, या फिर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हो गया, उद्योग व्यापार मंडल हो गया, या कोई भी ट्रेड यूनियन हो गया साथियों, इसी को कहा जाता है दबाव समूह। ये स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस राजनीतिक पार्टी पर दबाव डालते हैं, इस नाते इनको कहा जाता है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स। आगे देखिएगा, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक? उत्तर हो जाएगा डी, संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है साथियों, एक साधारण बहुमत से और विशिष्ट बहुमत, जिसमें 2/3 पूर्ण बहुमत होता है, 2/3 बहुमत होता है, और तीसरा होता है साथियों विशिष्ट बहुमत यानी कि 2/3 पूर्ण बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। इस प्रकार से 3 संविधान संशोधन होता है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। और अगर भाग पूछा जाए, भाग क्या होगा, किस भाग के अंतर्गत संविधान संशोधन है, तो उत्तर हो जाएगा भाग 20 के अंतर्गत। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संविधान संशोधन के बारे में वर्णन है। और कहा गया है प्रश्न में कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा डी। 22वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में साथियों संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। 23वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन कौन करता है साथियों? कुछ बात देखिएगा, हमारे संविधान में संशोधन संसद करती है साथियों। संविधान में संशोधन संसद करती है और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से किसी सदन में, चाहे यहाँ किसी सदन में सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक आ सकता है। एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरे में पारित होने के बाद से राष्ट्रपति के पास जाता है सहमति के लिए, उसके बाद उस संशोधन विधेयक को संविधान संशोधन मान लिया जाता है। हमारे भारतीय संविधान साथियों आज तक 1 से लेकर के 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसमें साथियों लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, 106वां संविधान संशोधन। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था साथियों, वो हमारे देश का संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने इस नाते किया था क्योंकि हमारी संसद उस समय अस्तित्व में नहीं आई थी। संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। तो दूसरा से लेकर के 106वां संविधान संशोधन हमारी संसद ने किया। संविधान में संशोधन संसद करती है और संविधान की रक्षा कौन करता है? तो संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए संविधान का अंगरक्षक, अभिभावक या गार्जियन किसको कहा जाता है? तो उत्तर करिएगा सुप्रीम कोर्ट को।
तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संविधान में संशोधन की पहल की जाती है तो संसद के किसी एक सदन में शुरू होगा और फिर दूसरे में पारित होगा। अगला, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में। 1951 में लाया गया था और उस समय साथियों संसद अस्तित्व में नहीं थी, तो संविधान सभा ने, जिसने संविधान बनाया वही संविधान सभा ने पहला संविधान संशोधन कर दिया। क्या था? इसके तहत साथियों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें लिखा हुआ है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, ये आया 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन से आया। इसका मतलब हुआ साथियों, ये जुड़ा हुआ है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से, भूमि सुधार संविधान संशोधन किस अनुसूची में आया? तो 9वीं अनुसूची में आया 1951 में। पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, संविधान सभा ने किया। उसके बाद से 2 से लेकर के अभी तक संविधान संशोधन 106 हो चुका है। संसद संविधान में संशोधन करती है। लास्ट प्रश्न है साथियों, 25वां प्रश्न। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? 86वां संविधान संशोधन आता है साथियों 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, ये पारित हो जाता है और इसके तहत शिक्षा का अधिकार, इसका मतलब ये हुआ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये साथियों आरटीआई नहीं है, यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहते हैं, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। ये है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये साथियों ये एक्ट बनता है 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनता है और 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो जाता है। आरटीई देश भर में आरटीई लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 से। अधिनियम कब बनता है? 2009 में। संविधान में संशोधन कब होता है? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत साथियों अनुच्छेद 21 को जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है? 21 को में लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ऐसे साथियों संविधान में अगर देखा जाए अनुच्छेद 45 में लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आरंभिक शिशु देखरेख और उनके शिक्षा का प्रबंध कराना, जिसके तहत इसका दर्शन करके आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थापना किया गया, बाल वाटिका का गठन भी किया गया साथियों। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में अगर देखें, मूल कर्तव्य जो संविधान लागू होने के समय नहीं था, बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस देश से अनुकरण करके हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन 2002 से। इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया साथियों शिक्षा से संबंधित। शिक्षा, अपने पाल्यों को शिक्षा, गार्जियन अपने पाल्यों या अपने बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कराएं, उनका भी मूल कर्तव्य होता है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 21 को, जो मूल अधिकार है शिक्षा संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार व्यवस्था करेगी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और साथियों प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय के गहराई से स्वागत है। अपने चैनल पर सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर, वनडे और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए मिलता है, उसको भी देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।